मिडिल ईस्ट में वॉर और कन्फ्लिक्ट से कोई अनजान नहीं है। यहाँ लगभग सारे के सारे देश किसी न किसी सिविल वॉर या कन्फ्लिक्ट में उलझे हुए हैं। लेकिन इस पूरे कन्फ्लिक्ट की सभी जड़ें हमेशा 3 देशों अमेरिका, सऊदी अरब और ईरान में जाकर मिलती है। जब भी मिडिल ईस्ट में कुछ होता है तो इसकी आंच गैस और तेल के बढ़ते कीमतों के रूप में हमारे घर के दरवाज़ों तक पहुंच जाती है। आज इस वीडियो में मिडिल ईस्ट के 2 पावरफुल कंट्रीज ईरान और सऊदी अरब के बीच चल रहे कोल्ड वॉर को समझने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कैसे इस रीजन में प्रॉक्सी वॉर की शुरुआत हुई। सऊदी अरब में ओटोमन साम्राज्य का शासन था। प्रथम विश्व युद्ध के बाद ब्रिटिश और सऊदी के ट्राइब्स ने मिलकर ओटोमन साम्राज्य को हरा दिया। इसी के साथ 1932 में आज का सऊदी अरब स्थापित हुआ। 1938 में इस क्षेत्र में तेल के विशाल भंडार मिले। अमेरिका तेल के महत्व को समझते हुए द्वितीय विश्व युद्ध के बाद मिडिल ईस्ट में अपना प्रभाव बढ़ाने लगा। अमेरिका और सऊदी अरब ने एक तेल समझौता किया। On this same desert, through the summer and winter of 1947, motor caravans appeared. Camps were set up of a sort never seen here before. Small airplanes on supply and reconnaissance missions, surveying a route for a great oil pipeline. A pipeline bearing on the recovery of Western Europe, the prosperity of the Middle East, and the stability of the world. देखते ही देखते सऊदी राजशाही अमीर बन गई। अब अमेरिका को मिडिल ईस्ट में एक पक्का एलाई मिल चुका था। सऊदी अरब से कुछ ही दूर है ईरान, जिसे इतिहास में पर्सिया के नाम से भी जाना जाता था। 1925 से पहलवी राजवंश का शासन था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान तेल आपूर्ति लाइन के बाधित होने के डर से रूस और ब्रिटेन ने ईरान पर कब्जा किया। युद्ध समाप्त होने के बाद वे चले गए और एक लोकतांत्रिक राजशाही स्थापित हुई। 1951 में मोहम्मद मोज़द्देक प्रधानमंत्री बने और ब्रिटिश तेल कंपनियों का राष्ट्रीयकरण किया। इस खबर से घबराए हुए ब्रिटेन और अमेरिका ने 1953 में मोज़द्देक को सत्ता से हटा दिया और प्रो वेस्टर्न पालवी राजवंश के रेजा शाह को वापस सत्ता में ला दिया। शाह ईरान को यूरोप जैसा एक लिबरल और विकसित देश बनाना चाहते थे। देश में कई सामाजिक आर्थिक बदलाव हुए। सऊदी अरब के विपरीत शाह ने महिलाओं के सशक्तिकरण पर जोर दिया और वोटिंग राइट से लेकर गवर्नमेंट जॉब और घरों से बाहर आकर व्यवसाय करने को प्रोत्साहित किया। कुछ ही दशकों में ईरान एक यूरोपीय देश जैसा बन चुका था। Tehran is the newest. A modern city with wide streets and fine buildings. अब तक अमेरिका मिडिल ईस्ट के 2 सबसे पावरफुल कंट्रीज़ को अपनी ओर कर चुका था। वहीं वर्ल्ड वॉर ख़त्म होने के बाद एक नया देश बना इजराइल। अरब देशों में इजराइल को लेकर तीव्र नापसंदी थी। चारों ओर दुश्मन देशों से घिरा होने के कारण इजराइल को मदद की ज़रूरत थी। तब उनकी मदद के लिए अमेरिका आगे आता है। अमेरिका के लिए इजराइल पूरे मिडिल ईस्ट को चेक एंड बैलेंस में रखने के लिए एक जरिया था। जल्द ही इजराइल और अरब देशों के बीच कई मेजर वॉर्स होती है, मगर यहाँ भी अरब देशों के विपरीत ईरान और इजराइल के संबंध अच्छे ही रहे। ईरान ने तो भारत से भी पहले 1948 में ही इजराइल को देश के रूप में मान्यता दी और यहाँ तक इजराइल का सबसे बड़ा ऑयल प्रोवाइडर बन चुका था। अब तक ईरान के संबंध मिडिल ईस्ट के ताकतवर देशों इजराइल, अमेरिका और सऊदी अरब के साथ अच्छे चल रहे थे, मगर जल्द ही regarding with anxiety the rioting and plots said to be aimed at overthrowing Shah Mohammad Reza Pahlavi, a ruler who has long been regarded as one of the West's best friends in the Middle East. शाह के लिबरल और हिजाब पहनने पर प्रतिबंध करने के पॉलिसीज ने वहाँ के शिया मुसलमानों को नाराज कर दिया। वहीं शाह का इजराइल और अमेरिका का साथ देना ईरानियनों को नागवार लगा। इन सभी कारणों ने ईरान में क्रांति को जन्म दिया। इस ईरानियन रिवॉल्यूशन को लीड कर रहे थे Ayatollah Khomeini, a noted religious scholar of the Shiite Muslim sect to which most Iranians belong, says that the Shah must be overthrown so that a republic true to the teachings of Islam can be established. रिलीजियस लीडर आयतोल्ला खोमेनी 1979 में खोमेनी शाह की सरकार को गिरा देते हैं
और शाह को देश छोड़कर भागना पड़ जाता है। खुमैनी ईरान के सुप्रीम लीडर बन जाते हैं। उन्होंने ईरान में इस्लामिक सिद्धांतों को लागू किया और इस्लामिक कानून नए राज्य की नींव बन गई। यहाँ से सऊदी अरब और ईरान के बीच में पावर, इन्फ्लुएंस और प्रॉक्सी वॉरफेयर का एक ऐसा दौर शुरू हुआ जो आज तक चलता आ रहा है। आयतोल्ला के लिए अमेरिका और इजराइल शैतान थे जो पूरे मिडिल ईस्ट को भ्रष्ट कर रहे थे, इसलिए सारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस खत्म कर देता है। आयतोल्ला ईरान की तरह ही बाकी देशों में रिवॉल्यूशन फैलाना चाहता था और यह सऊदी मोनार्क के लिए एक खतरे की घंटी थी। मिडिल ईस्ट में अपना प्रभाव बढ़ाने में सऊदी अरब सबसे बड़ी बाधा थी। दोनों देशों के बीच सदियों पुरानी शिया सुन्नी दुश्मनी भी थी। जहां ईरान एक शिया बहुल देश जो शिया मुसलमानों को सपोर्ट करता था, तो दूसरी तरफ सऊदी अरब सुन्नी बहुल देश सुन्नी मुसलमानों को सपोर्ट करता था। ईरान और सऊदी अरब के बीच दुश्मनी की लिस्ट लंबी है, लेकिन ज़मीनी प्रॉक्सी वॉर शुरू होती है 1980 के ईरान इराक वॉर से। ईरान के ठीक बगल इराक का एक तानाशाह था सद्दाम हुसैन। ईरान में कमज़ोर पड़ी सेना और सालों के इंस्टेबिलिटी को देख ईरान के ऊपर हमला कर देता है और ईरान के कई तेल रिजर्व पर कब्जा कर लेता है। As we entered Khurram Shah, the evidence of bitter fighting lay all around. I can see it swooping now over the center of Baghdad from my balcony. इन सब में इराक को सऊदी से खूब सपोर्ट मिलता है, लेकिन जल्द ही लड़ाई में ईरान इराक को खदेड़ देता है, मगर लाखों लोगों की मौत हो चुकी होती है। इस वॉर ने ईरान को एक चीज़ सिखा दिया था कि सऊदी अरब और ख़ासकर अमेरिका को चेक एंड बैलेंस में रखने के लिए प्रॉक्सी ग्रुप का उपयोग करना ही पड़ेगा। यह मौका फिर से 16 साल बाद ईरान को मिलता है। 9/11 अटैक होने के बाद अमेरिका सद्दाम हुसैन को सत्ता से हटाने के लिए युद्ध शुरू कर देता है। कुछ ही सप्ताह में इराक हार जाता है और सद्दाम हुसैन को कैप्चर कर लिया जाता है। इराक में पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी की वजह से शिया और सुन्नी के बीच तनाव बढ़ने लगता है। इसका फ़ायदा मिलता है सऊदी और ईरान को अपने इन्फ्लुएंस बढ़ाने में। ईरान इराक के शिया मिलिटेंट और सऊदी अरब सुन्नी मिलिटेंट को सपोर्ट भेजता है। सऊदी अरब द्वारा सपोर्टेड सुन्नी मिलिटेंट आगे चलकर इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया ISIS को जन्म देते हैं। वहीं शिया मिलिटेंट अभी भी इराक में US मिलिट्री बेसिस को टारगेट करते रहते हैं। वहीं 1982 में फ़िलिस्तीनी मिलिटेंट को मिटाने के लिए इजराइल लेबनान में इन्वेजन शुरू कर देता है। इस देश में पहले ही मुस्लिम और क्रिश्चियन मिलिटेंट के बीच सिविल वॉर था। इजरायली इन्वेजन को रोकने के लिए ईरान ने लेबनान के शिया मुस्लिम को हथियार, पैसे, ट्रेनिंग मुहैया कराता है। यह इतनी मजबूत मिलिशिया बन जाती है कि इजराइल और अमेरिकी अलाइज को लेबनान से भागना पड़ जाता है। आगे चलकर खुमैनी इस शिया ग्रुप का नाम हिजबुल्लाह रखते हैं। आज यह लेबनान में एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी बन गई है जिसकी अपनी पैरामिलिट्री फोर्स है। ईरान हिजबुल्लाह का इस्तेमाल प्रॉक्सी के रूप में इजराइल और अमेरिका के खिलाफ करता रहा है। मिडिल ईस्ट के लिए एक और टर्निंग पॉइंट आता है अरब स्प्रिंग, जिसमें अरब के देशों में तानाशाह हटाकर एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट स्थापित करने की मांग उठने लगी। शुरुआत होती है ट्यूनीसिया, जहां करप्शन, गरीबी अपनी चरम सीमा पर थी। 26 वर्षीय मोहम्मद बुआजीजी नाम के फल विक्रेता को वहां की पुलिस प्रताड़ित करती है, जिसके बाद वह आत्मदाह कर लेता है। बुआजीजी की मौत एक ज्वाला बनकर फैल गई। लोगों ने सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। ये प्रदर्शन हिंसक हो गए और अंततः डिक्टेटर बेन अली को सत्ता छोड़कर भागना पड़ा। इस जैसे ही प्रोटेस्ट आसपास के देशों से लेकर पूरे अरब तक फैल जाता है। सिविल वॉर्स का मानो एक दौर सा आ जाता है। इसका सबसे बुरा असर पड़ता है लीबिया, सीरिया और यमन में। सीरिया का डिक्टेटर बशर अल असाद हमेशा से ईरान का समर्थक रहा है, मगर जब इस रिजीम के खिलाफ प्रोटेस्ट होने लगे तो असाद वायलेंटली प्रोटेस्टर को मारने लगता है। सऊदी और अमेरिकन के लिए यह अच्छा मौका था।
एक ईरानी समर्थक डिक्टेटर को हटाकर एक प्रो वेस्टर्न गवर्नमेंट स्थापित करने का। प्रोटेस्टर्स को सऊदी और अमेरिका से खूब सपोर्ट मिलता है। वहीं ईरान और रूस असाद गवर्नमेंट को बचा लेते हैं। इसी अनरेस्ट में ISIS इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया जैसे आतंकी संगठन का जन्म होता है, जिसका मकसद था एक इस्लामिक स्टेट बनाना, जिसमें वो काफ़ी हद तक सफल भी हो गए थे। ISIS तो लगभग ख़त्म हो चुका है, मगर अभी भी सीरिया अनरेस्ट और ईरान सऊदी प्रॉक्सी वॉर जारी है। एक और कंट्री जिसे अरब स्प्रिंग की मार पड़ी वह था यमन। सालों से नेग्लेक्टेड शिया माइनॉरिटीज़ 33 वर्षों से चले आ रहे राष्ट्रपति अब्दुल्ला सलेह की शासन को समाप्त करने और भ्रष्टाचार के अंत की मांग को लेकर प्रोटेस्ट करने लगे। शिया 90 के दशक में अपनी एक आर्म ग्रुप हूती बनाते हैं। अरब स्प्रिंग के दौरान ईरान के सपोर्ट के साथ ये ग्रुप यमन के कैपिटल सनान के साथ साथ पूरे नॉर्थ यमन को कंट्रोल में ले लेता है। वहीं सऊदी अरब और अमेरिका ईरान के पकड़ को कमज़ोर करने के लिए यमन के गवर्नमेंट को सपोर्ट देते हैं। यह यमन सिविल वॉर आज तक चलता आ रहा है। ईरान के सपोर्ट से हूती ग्रुप इजराइल, सऊदी अरब और कभी कभी रेड सी में इजरायली शिप पर मिसाइल से हमला करते हैं। ईरान को यह भी मालूम है कि सऊदी अरब और अमेरिका पाकिस्तान का उपयोग इसके खिलाफ कर सकते हैं, इसलिए ईरान पाकिस्तान में भी शिया मिलिटेंट ग्रुप का उपयोग प्रॉक्सी के रूप में पाकिस्तान के अंदर करता रहा है। ईरान ने मिडिल ईस्ट में प्रॉक्सी वॉर्स का एक ऐसा जाल बिछा रखा है कि इजराइल, सऊदी और अमेरिका को ईरान के खिलाफ कोई भी एक्शन लेने से पहले कई बार सोचने को मजबूर कर देता है, क्योंकि ईरान पर कोई भी हमला ये सारे ग्रुप एक साथ एक्टिव हो जाते हैं। अंत में इस रीजन में शांति सिर्फ ईरान और सऊदी अरब ही ला सकते हैं, और यह तब मुमकिन होगा जब ये दोनों अपनी सदियों के प्रॉक्सी वॉर को ख़त्म कर एक साथ मिलकर काम करेंगे। आई होप वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, और इसी तरह चैनल को सपोर्ट करने के लिए ग्लोबल लेयर को सब्सक्राइब करें। हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में।